नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भारत अरब विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक आज नई दिल्ली में। 22 अरब देश हो रहे हैं शामिल। भारत अरब सहयोग और अधिक मजबूत साझेदारी पर जोर। गृह मंत्री अमित शाह का पश्चिम बंगाल दौरा। विभिन्न कार्यक्रमों में होंगे शामिल। बीजेपी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। मुंबई में एनसीपी की अहम बैठक आज। विधानसभा और विधान परिषद के सभी सदस्य होंगे बैठक में शामिल। ईरान अमेरिका के तनाव के बीच ट्रंप प्रशासन ने बढ़ाई सैन्य तैनाती। ईरान ने बातचीत फिर से शुरू करने के दिए संकेत। मिसाइल कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग को किया खारिज। और भारत न्यूजीलैंड के बीच पांचवा और अंतिम टी20 मुकाबला आज तिरुवनंतपुरम में। पहले ही सीरीज अपने नाम कर चुकी टीम इंडिया विश्व कप की तैयारियों को अंतिम रूप देने उतरेगा भारत। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। नई दिल्ली में आज भारत अरब विदेश मंत्रियों की दूसरी अहम बैठक होने जा रही है। राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में होने वाली इस बैठक में अरब लीग के सभी 22 सदस्य देश के विदेश मंत्री हिस्सा लेंगे। आज की बैठक बेहद खास है। ये बैठक 10 साल के अंतराल के बाद हो रही है। इससे पहले 2016 में बहरीन में पहली बैठक हुई थी। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार ये बैठक दोनों पक्षों के बीच मौजूदा सहयोग को और आगे बढ़ाने पर केंद्रित होगी, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिलेगा। ये बैठक भारत और अरब दुनिया के बीच साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का माध्यम बनेगी। इस बैठक के दौरान क्षेत्रीय मुद्दों जैसे मध्य पूर्व की शांति, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक व्यापार पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। वे कल रात कोलकाता पहुंची, जहां पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य, पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार और पार्टी के अन्य नेताओं ने उनका स्वागत किया। बंगाल पहुंचते ही उन्होंने भाजपा कोर कमेटी के सदस्यों के साथ एक अनौपचारिक बैठक की। पश्चिम बंगाल में आज के कार्यक्रम के तहत वे सबसे पहले बैरकपुर में नॉर्थ परगना विभाग के कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसके बाद बागडोगरा में सिलीगुड़ी विभाग के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस दौरे की जानकारी देते हुए गृह मंत्री ने लिखा कि बैरकपुर और बागडोगरा में पश्चिम बंगाल के अपने कर्मठ, निर्भीक और साहसी कार्यकर्ताओं से संवाद करने के लिए उत्सुक हूं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी ने आज दोपहर 2 बजे मुंबई स्थित विधान भवन में महाराष्ट्र विधानसभा और विधान परिषद के सभी सदस्यों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों के बाद ये एनसीपी की पहली बड़ी विधायी बैठक मानी जा रही है, जिस पर राज्य की सियासत की कड़ी नजर बनी हुई है। ये बैठक राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के असामयिक निधन के बाद पहली बैठक होने जा रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन गोवा के दौरे पर हैं। इस दौरे पर उन्होंने मारगांव स्थित दक्षिण गोवा जिला कार्यालय में जिला समिति के सदस्यों से मुलाकात की और गोवा के भाजपा विधायकों से बातचीत की। आज वे कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। नितिन नबीन सबसे पहले ओल्ड गोवा में बन रहे बीजेपी के नए कार्यालय का दौरा करेंगे। उसके बाद पणजी में मनोहर पर्रिकर और भाऊ साहिब बांदोडकर को श्रद्धांजलि देंगे। पणजी में ये कार्यकर्ता सम्मेलन में भी भाग लेंगे। इसके बाद मापुसा निर्वाचन क्षेत्र में बूथ समिति की बैठक में हिस्सा लेंगे। यहां वे नॉर्थ गोवा की जिला कमेटी के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगे। और 16 से 20 फरवरी तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन होगा। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा एआई शिखर सम्मेलन होगा, जिसमें कई देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
भारत इस बार दुनिया का सबसे बड़ा एआई इम्पैक्ट समिट आयोजित कर रहा है। 16 से 20 फरवरी तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होने वाले इस समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसमें लगभग 100 देश भागीदारी कर रहे हैं। साथ ही 15 देशों के राष्ट्राध्यक्ष विशेष रूप से भारत आ रहे हैं। उद्योग जगत से भी बड़ी संख्या में प्रतिनिधि इस समिट में जुट रहे हैं। समिट में भारत अपने सॉवरेन एआई मॉडल भी लॉन्च करेगा। यूपीआई और डिजिलॉकर ने जिस तरह से तकनीक को आम लोगों तक पहुंचाया, उसी तरह कॉमन कंप्यूट इनिशिएटिव के माध्यम से एआई को पूरे देश में सुलभ बनाने की दिशा में ये समिट बेहद महत्वपूर्ण है। The summit has got phenomenal response. This is going to be the fourth and the biggest AI summit so far in the entire world. The response from practically 100 countries, the number of heads of state and government, already 15 confirmations received, and the industry has responded so well. More than 100 CEOs are joining us in the Impact Summit. समिट में 7 मुख्य थीम तय की गई है, जिसमें एआई से आर्थिक वृद्धि और सामाजिक कल्याण पर चर्चा होगी। साथ ही ये भी देखा जाएगा कि एआई संसाधनों तक सबकी पहुंच कैसे सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा समावेशन और सामाजिक सशक्तिकरण और सुरक्षित और भरोसेमंद एआई पर भी व्यापक बातचीत होगी। साथ ही कौशल और मानव पूंजी, विज्ञान और अनुसंधान में एआई की भूमिका और एआई के लचीलेपन, नवाचार और स्वच्छ विकास जैसे विषयों पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत का एआई इकोसिस्टम तेजी से मजबूत हो रहा है। What's being noted is the systematic manner in which India has developed its AI ecosystem. Very recently, Honorable Prime Minister interacted with the people who are developing the models. It was very encouraging that the pivot that they have taken is such a systematic pivot, and that the strength that our IT industry has had over several decades now, that strength is being put to providing AI solutions rather than the old model of having software development. भारत अब एआई मिशन 2.0 की ओर बढ़ रहा है। कॉमन कंप्यूट स्टैक को और मजबूत किया जाएगा ताकि एआई संसाधन स्टार्टअप, छात्रों और शोधकर्ताओं तक आसानी से पहुंच सके। कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा और शिक्षा में एआई के उपयोग मामले ये दिखा रहे हैं कि आने वाले वर्षों में एआई देश के विकास की एक बड़ी ताकत बनने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल और इसको लेकर आगे बढ़ने के लिए भारत नेतृत्व की भूमिका में धीरे धीरे आ रहा है, जिसकी बानगी एआई इम्पैक्ट समिट में देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन जगमोहन के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस विभाग में शीर्ष पदों पर बड़ा फेरबदल किया गया है। इसमें डीजी से लेकर सीपी तक शामिल हैं। राज्य में जिस तरह चुनाव प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाने वाले पदों पर बदलाव हुए हैं, वैसे ही वोट के लिहाज से महत्वपूर्ण जिलों में भी पुलिस के शीर्ष पदों पर रद्दोबदल किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक प्रवीण त्रिपाठी को हावड़ा के सीपी पद से हटाकर बैरकपुर कमिश्नरेट की जिम्मेदारी दी गई है। प्रेसिडेंसी रेंज में डीआईजी पद पर कार्यरत आकाश मगारिया हावड़ा के सीपी बने हैं। मुरलीधर बैरकपुर कमिश्नरेट से अब विधाननगर के पुलिस कमिश्नर बने हैं। विधाननगर के सीपी मुकेश को मुर्शिदाबाद और जंगीपुर रेंज का आईजीपी बनाया गया है। मुर्शिदाबाद रेंज के डीआईजी सैयद वकार रजा अब नादिया रानाघाट रेंज की जिम्मेदारी संभालेंगे। आरजी कर कांड में आंदोलन के दबाव के चलते विनीत गोयल को पुलिस कमिश्नर पद से हटाकर एसटीएफ का एडीजी बनाया गया था। अब उन्हें राज्य का एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बनाया गया है। वहीं एडीजी कानून व्यवस्था पद पर कार्यरत जावेद शमीम अब से राज्य के एडीजी एसटीएफ होंगे। और यहां रुकते हैं एक छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़।
MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला, मिक्स वेजिटेबल, मटर पनीर और भी बहुत कुछ। ये तो मैजिक है। बहुत बढ़िया। लाइक मैजिक। MDH। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। UPI कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद लंबित परियोजनाओं के काम में तेजी लाने और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रगति नाम से एक पहल की शुरुआत की। इसका मकसद था प्रोजेक्ट्स में देरी की वजहों का पता लगाकर उसका समाधान निकालना। इस पहल की 50 बैठकें हो चुकी हैं और 85 लाख करोड़ की 3,300 से ज्यादा परियोजनाओं को जल्द पूरा किया गया है। प्रगति की ये पहल कैसे कमाल कर रही है, इसी पर हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है प्रगति एट 50, विकास को गति। छत्तीसगढ़ आज राष्ट्रीय अवसंरचना विकास के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। प्रगति आधारित PMG पोर्टल के जरिए राज्य में दर्जनों राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं की निगरानी हो रही है, जिनका सीधा असर ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक विकास और कनेक्टिविटी पर पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले प्रगति प्लेटफॉर्म के जरिए सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं के कार्यान्वयन में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिला है। प्रधानमंत्री की इस पहल का छत्तीसगढ़ में भी बड़े पैमाने पर असर हुआ है। प्रगति आधारित PMG पोर्टल के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कुल 99 राष्ट्रीय महत्व की अवसंरचना परियोजनाएं निगरानी में हैं। इन परियोजनाओं में 6,11,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश शामिल है। बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण, सड़क एवं राजमार्ग, रेलवे और इस्पात जैसे प्रमुख क्षेत्रों में फैली ये परियोजनाएं राज्य की रणनीतिक भूमिका को मजबूती देती है। उच्च स्तर से मॉनिटरिंग का ही ये नतीजा है कि ज्यादातर प्रोजेक्ट्स हमारे राज्य के जो भी इस पोर्टल पे रिव्यू हुए हैं वो सभी प्रोजेक्ट्स टाइम पे या तो चल रहे हैं या कंप्लीट हो चुके हैं। इस पोर्टल पर छत्तीसगढ़ की 103 परियोजनाएं कुल हैं जिनका रेगुलर रिव्यू किया गया। 103 में से 92 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें कोई भी जो समस्या थी उस समय, अब कोई भी समस्या विद्यमान नहीं है। राज्य में कुल 99 परियोजनाओं में से 50 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिनमें 2,20,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश शामिल है। लगभग 3,90,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 49 परियोजनाओं पर काम जारी है। इनमें से 27 परियोजनाओं की समीक्षा स्वयं प्रधानमंत्री ने प्रगति मंच पर की है। प्रगति के अंतर्गत समीक्षा की गई 14 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि 13 परियोजनाएं अभी निर्माणाधीन हैं। क्षेत्रवार बात करें तो पूरी हो चुकी परियोजनाओं में सबसे अधिक हिस्सेदारी विद्युत उत्पादन, सड़क और राजमार्ग, ट्रांसमिशन, इस्पात और रेलवे क्षेत्रों की है। वहीं निर्माणाधीन परियोजनाओं में रेलवे, सड़क, कोयला और IT सेक्टर प्रमुख है।
विभिन्न परियोजनाओं में आ रही समस्याओं और रुकावटों को प्रगति प्लेटफॉर्म पर उठाया जाता है, जहां शीर्ष स्तर पर इनकी समीक्षा के बाद त्वरित कार्रवाई होती है। यदि प्रगति में कहीं बाधा है तो उस बाधा को कैसे दूर किया जाए। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक एक काम की निगरानी करते हैं ताकि किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान न हो, काम समय पर पूरा हो, टाइम लिमिट पर पूरा हो और गुणवत्ता उनकी पूरी तरह 100% हो। पीएमजी पोर्टल पर छत्तीसगढ़ से जुड़े कुल 200 मुद्दे दर्ज किए गए थे, जिनमें से 183 मुद्दों का समाधान किया जा चुका है। प्रगति परियोजनाओं से जुड़े 109 मुद्दों में से 103 सुलझाए जा चुके हैं, वहीं केवल 17 मुद्दे फिलहाल सक्रिय निगरानी में हैं। अधिकांश मुद्दे वन और पर्यावरणीय स्वीकृतियों, भूमि अधिग्रहण और राइट ऑफ वे से जुड़े रहे, जिन्हें चरणबद्ध तरीके से सुलझाया गया। प्रगति आधारित निगरानी और राज्य सरकार की सक्रिय भागीदारी से छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय अवसंरचना परियोजनाओं का निष्पादन तेज और पारदर्शी हुआ है। आज छत्तीसगढ़ ऊर्जा, उद्योग और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में देश की मजबूत रीढ़ बनकर उभर रहा है। आइए अगली खबर की ओर रुख करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि ईरान अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की आशंका को टालने के लिए बातचीत में शामिल होने को तैयार है। कल व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान समझौता करना चाहता है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के लिए बातचीत शुरू करने की समय सीमा तय कर दी गई है, लेकिन उन्होंने समय सीमा स्पष्ट नहीं की। इससे पहले दिन में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि ईरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार है, बशर्ते बातचीत निष्पक्ष शर्तों पर हो। उन्होंने देश की रक्षा क्षमताओं पर किसी भी तरह के समझौते से साफ इनकार कर दिया। अराक्ची ने यह भी स्पष्ट किया कि फिलहाल बातचीत फिर से शुरू करने के लिए अमेरिकी अधिकारियों से मिलने की कोई योजना नहीं है। ये टिप्पणी राष्ट्रपति ट्रंप की लगातार चेतावनी के बीच आई है। ट्रंप ने बार बार कहा है कि यदि ईरान अमेरिकी मांगों का पालन नहीं करता है तो सैन्य कार्रवाई की जा सकती है। ईरान ने चेतावनी दी है कि वे किसी भी अमेरिकी हमले का जवाब देगा, जबकि तुर्की ने दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थ के रूप में हस्तक्षेप करने की पेशकश की है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही 5 टी20 मैचों की सीरीज का अंतिम मुकाबला केरल के तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। हालांकि भारत पहले ही सीरीज को अपने नाम कर चुका है, लेकिन वे जीत के साथ टी20 विश्व कप के लिए जाना चाहेगा। वहीं पिछले मुकाबले में जीत हासिल करने वाली न्यूजीलैंड की टीम भी जीत की लय बरकरार रखना उतरेगी। भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ तिरुवनंतपुरम में 5वें और अंतिम टी20 मुकाबले के लिए मैदान पर उतरेगी, तो उसका इरादा मुकाबले को जीतकर बढ़े हुए मनोबल के साथ सीरीज का समापन करने का होगा। भारतीय टीम फिलहाल सीरीज में 3-1 से आगे चल रही है। भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन अपने घरेलू दर्शकों के सामने फॉर्म में वापसी करने की कोशिश करेंगे। सैमसन का बल्ला अब तक सीरीज के किसी भी मुकाबले में नहीं चला है। 5वें मुकाबले में भारतीय टीम में कुछ परिवर्तन भी देखने को मिल सकते हैं। गेंदबाजी विभाग में फेरबदल की संभावना नजर आ रही है। पिछले 2 मैच में आराम देने के बाद मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को एक बार फिर मौका दिया जा सकता है। बल्लेबाजी में ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है। चौथे टी20 में नहीं खेलने वाले ईशान किशन की फिर से वापसी हो सकती है। उन्होंने इस सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया है। ऑलराउंडर अक्षर पटेल भी नागपुर में खेले गए पहले टी20 में उंगली में चोट लगने के बाद से नहीं खेले हैं। उनकी भी टीम में वापसी हो सकती है। भारत टी20 विश्व कप में अपना पहला मैच 7 फरवरी को मुंबई में खेलेगा और वो उससे पहले जीत हासिल करना चाहेगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ 4-1 की शानदार जीत से शैली, ताकत और गहराई से भरपूर टीम का आत्मविश्वास और भी बढ़ेगा। वहीं न्यूजीलैंड की टीम बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि ऐसा हो। न्यूजीलैंड की टीम पहले 3 मैच में भारत के आक्रामक रवैये के सामने बेबस नजर आई, लेकिन विशाखापत्तनम में उन्होंने भारत के प्रमुख बल्लेबाजों पर अंकुश लगाने में कामयाबी हासिल की।
अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव को आउट करने के बाद न्यूजीलैंड के गेंदबाज शिवम दुबे की तूफानी बल्लेबाजी के बावजूद बाकी बल्लेबाजों को रोकने में सफल रहे। सलामी बल्लेबाज टिम सीफर्ट के टीम में शामिल होने से न्यूजीलैंड के शीर्ष क्रम को काफी मजबूती मिली है। न्यूजीलैंड की टीम हालांकि गेंदबाजी में सुधार की उम्मीद करेगी। तिरुवनंतपुरम में खेले गए अपने 4 T20 मैच में से भारत ने 3 जीते हैं, जिसमें 2017 में न्यूजीलैंड के खिलाफ जीता गया एक मैच भी शामिल है। यहाँ गेंदबाजों का बोलबाला देखने को मिलता है। यहाँ ज्यादा हाई स्कोरिंग मुकाबले नहीं होते। T20 में औसत स्कोर 140 से 160 के आसपास रहता है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो T20 में भारतीय टीम का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक 29 मैच खेले गए हैं। इसमें भारत ने 17 में जीत हासिल की है, वहीं न्यूजीलैंड ने 11 मैच अपने नाम किए हैं। एक मैच का नतीजा नहीं निकल सका। T20 विश्व कप 2026 के आगाज से ठीक पहले यह भारत का आखिरी अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच होगा, जो खिलाड़ियों और टीम प्रबंधन के लिए अपनी तैयारियों को परखने का अंतिम मौका होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी एलिना सबालेंका ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला सिंगल्स के फाइनल में एलिना रायबाकिना के खिलाफ कोर्ट पर उतरेंगी। सबालेंका की नजरें तीसरी बार खिताब जीतने पर होंगी। वहीं कजाकिस्तान की पावर हिटर एलिना रायबाकिना ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के फाइनल की हार का बदला लेना चाहेंगी। बेलारूस की स्टार टेनिस खिलाड़ी आरेना सबालेंका 4 साल के अंतराल में अपना तीसरा ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीतने के इरादे से कोर्ट पर उतरेंगी। फाइनल में उनका सामना कजाकिस्तान की पावर हिटर एलेना रायबाकिना से होगा। 2023 में ग्रैंड स्लैम में पहली सफलता हासिल करने के बाद 27 वर्षीय सबालेंका अब तक 3 और ग्रैंड स्लैम जीत चुकी हैं और इस फाइनल में साफ तौर पर खिताब की प्रबल दावेदार मानी जा रही है। वहीं रायबाकिना 2022 में विंबलडन जीतने के बाद से कोई और मेजर खिताब नहीं जीत पाई है। आरेना सबालेंका और एलेना रायबाकिना दोनों खिलाड़ी अब तक टूर पर 14 बार आमने सामने आ चुकी हैं, जिसमें सबालेंका को मामूली बढ़त हासिल है। अगर सबालेंका ये मुकाबला जीतती हैं, तो ये उनका 5वां ग्रैंड स्लैम खिताब होगा। इसके साथ ही वह मार्टिना हिंगिस और मारिया शारापोवा के बराबर पहुंच जाएंगी और मौजूदा दौर की सबसे सफल खिलाड़ियों में अपनी जगह और मजबूत कर लेंगी। रूसी मूल की कजाक खिलाड़ी एलेना रायबाकिना के पास हालिया बढ़त जरूर है। उन्होंने 2025 के अंत में WTA फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में सबालेंका को हराया था। 5वीं वरीयता प्राप्त रायबाकिना को उम्मीद है कि वही अनुभव मेलबर्न में भी उनके काम आएगा। मेलबर्न सबालेंका के लिए हमेशा खास रहा है। उन्होंने साल के पहले ग्रैंड स्लैम में अपने पिछले 27 में से 26 मैच जीते हैं। उनकी एकमात्र हार 2025 के फाइनल में मैडिसन कीज के खिलाफ आई थी, जिसने उन्हें लगातार तीसरा खिताब जीतने से रोक दिया था। इस साल फाइनल तक के सफर में उन्होंने एक भी सेट नहीं गंवाया है। ये पहला मौका है जब 2004 के बाद से ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला फाइनल में दोनों खिलाड़ी बिना कोई सेट गंवाए फाइनल तक पहुंची हैं। इससे पहले ये कारनामा जस्टिन हेनिन और किम क्लाइस्टर्स ने किया था। सेमीफाइनल में सबालेंका ने एलिना स्वितोलिना को 6-2, 6-3 से आसानी से हरा दिया, जबकि रायबाकिना को जेसिका पेगुला के खिलाफ कड़ा मुकाबला खेलना पड़ा और उन्होंने 6-3, 7-6 से जीत दर्ज की। 2022 की विंबलडन चैंपियन रायबाकिना शानदार फॉर्म में है। उन्होंने अपने पिछले 14 मैचों में से 13 में जीत हासिल की है और उनकी निरंतरता उन्हें सबालेंका के खिलाफ एक बड़ी चुनौती बनाती है। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। आइए आगे बढ़ते हैं। आज के दौर में साइबर क्राइम वो खतरा बन चुका है जो हर किसी के फोन, बैंक अकाउंट और जिंदगी में घुस चुका है। इंटरनेट की दुनिया में एक छोटी सी गलती हमें बहुत परेशान कर सकती है। साइबर अलर्ट के इस पॉडकास्ट में रेडियो की मशहूर आवाज RJ नावेद खान के साथ बात करेंगे, जिन्होंने न सिर्फ अपनी मस्ती भरी आवाज से लाखों लोगों को हंसाया है, बल्कि साइबर क्राइम के खिलाफ जागरूकता भी फैलाई है। इस पॉडकास्ट में RJ नावेद अपनी जर्नी के साथ साथ साइबर सेफ रहने के टिप्स भी शेयर कर रहे हैं। दिमाग, सोच और इनकी इंटेंशन वही है और ये मुझे उन लुटेरों से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक लगते हैं, क्योंकि जब वो आते थे कि शोर मचता था, जब वो आते थे तो हमें फिजिकली कुछ चीज़ें दिखती थी, इनका पता नहीं चलता, ये आपके मोबाइल में घुस गए। अचानक से जब वो सारी चीज़ें हो जाती हैं तो पता चलता है ओ
आपके बैंक से तो 20,000 रुपए कट गए और आपको मालूम भी नहीं चला, सोते हुए जागते हुए। तो उस वक्त मुझे अंदाजा हुआ कि इस चीज को इतना कहना है, चाहे वो किसी तरीके से भी हो। साइबर अपराधी टेक्नोलॉजी के साथ साथ लोगों की भावनाओं का भी प्रयोग कर ठगी कर रहे हैं। डिजिटल दुनिया में आपकी सावधानी ही आपका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। डिजिटल अरेस्ट, ओटीपी फ्रॉड जैसे तमाम फ्रॉड लाखों लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। लेकिन अगर हम सावधान रहें, जागरूक रहें, तो सभी तरह के साइबर अपराधों से खुद को सुरक्षित रखा जा सकता है। अपने फोन का इस्तेमाल करते वक्त किन बातों का रखें ध्यान और कैसे करें साइबर फ्रॉड से अपनी सुरक्षा, जानने के लिए देखिए साइबर अलर्ट आज रात 10 बजे। इस बार साइबर पॉडकास्ट में करेंगे साइबर सेफ्टी की बात एक मशहूर आरजे के साथ, जिन्हें हम सब मिर्ची मुर्गा से अच्छी तरह जानते हैं। नमस्कार सर, मैं आपके बैंक से, ये एक ऑटोमेटेड कॉल है। मैंने नर्व्स पकड़ी लोगों की कि अगर ये हंस रहे हैं, और रोज एक ही वक्त पे वो इंतजार करते थे कि इस वक्त मुर्गा आएगा, इस वक्त सुनेंगे नावेद को, तो मैंने उस वक्त का फायदा उठाया। साइबर क्राइम होता हुआ दिखता नहीं है, बस वो उसके रिजल्ट पता चलते हैं कि अरे इतना गायब हो गया। और सिर्फ पैसे की बात नहीं है, लोगों की इज्जत, लोगों की डिग्निटी, लोगों का करियर, ये सारी चीजें क्लिक्स पे हो रही है। एक साथ 8,000 रुपए पेंशन आती होगी, 3 महीने की पेंशन उनकी एक झटके में उड़ गई, जबकि वो स्मार्टफोन भी यूज नहीं करते थे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।